अगर पुतिन मना करते हैं तो हमें खेल को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है, जिसमें यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देना भी शामिल है, ताकि वे रूस में मौजूद ड्रोन और मिसाइल फैक्ट्रियों को निशाना बना सकें। अगर पुतिन मना करें तो मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। शांति समझौता शुरू होते ही समाप्त हो गया। मियामी में 3 दिनों की कड़ी बातचीत के बाद रूस ने वास्तव में बातचीत की मेज छोड़ दी है। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि वे कभी शांति के लिए फ्लोरिडा नहीं आए थे। वे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बीच दरार डालने आए थे। रूस यह दांव लगा रहा था कि पश्चिमी गठबंधन दबाव में टूट जाएगा। खैर, वह दांव तो पुतिन के चेहरे पर ही फट गया। विभाजन के बजाय यूरोप ने यूक्रेन को अगले 2 साल तक लड़ाई जारी रखने के लिए 105 अरब डॉलर की जीवन रेखा दे दी है। और जो नया सुरक्षा प्रस्ताव है उसमें 8 लाख सैनिकों की स्थायी यूक्रेनी सेना की मांग की गई है। पुतिन आत्मसमर्पण चाहते थे, पर उन्हें एक किला मिला। और जब क्रेमलिन कूटनीतिक खेल खेल रहा है, रूस के लिए मानवीय कीमत आसमान छू रही है। 12 मिलियन रूसी हताहतों की पहले ही पुष्टि हो चुकी है और लाखों जातीय रूसी और यूक्रेनी सीमा के गलत तरफ फंसे हुए हैं। तो क्या पुतिन के लिए यह एक जनसांख्यिकीय टाइम बम है जिसकी घड़ी लगातार चल रही है? तो चलिए जानते हैं कि इन बैठकों के बंद दरवाजों के पीछे क्या हुआ। अब सबसे पहले मैं आपको राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक बयान दिखाना चाहता हूं, जो उन्होंने बातचीत के तुरंत बाद जारी किया था। वह रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मूल रूप से पुतिन की धमकी को बेनकाब कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर रूस शांति पर राजी नहीं हुआ तो दुनिया जान जाएगी कि रूस क्या चाहता है। आप खुद सुनिए। यह जरूरी है कि अमेरिकी पक्ष रूस से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सके। उस देश की असली इच्छा हो कि वह आक्रामकता के अलावा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करे। बिल्कुल, इतने सालों तक पहले हाइब्रिड युद्ध और अब पूरी तरह से युद्ध के बाद यह मानना मुश्किल है कि पुतिन बिना हत्या और आक्रमण के जी सकते हैं। हालांकि रूसी तेल की कीमत में कमी, कड़े वैश्विक प्रतिबंध और अन्य सभी प्रकार के दबावों को जारी रखना ही वह चीज है जो इतने जिद्दी व्यक्ति को भी मनाने में सक्षम होगी। पुतिन तब तक युद्ध करते हैं जब तक उनके पास करीबी लोगों और रूसी जनता की वफादारी खरीदने व हत्याओं के लिए भुगतान करने के पैसे हैं। और पिछले 1 साल में रूसी युद्ध मशीन के पास उपलब्ध पैसे की मात्रा को कम करने के लिए बहुत कुछ किया जा चुका है। अब उन सभी बैठकों की बात करते हैं जो सप्ताहांत में हुई। अमेरिकी पक्ष ने पहले बर्लिन में जर्मनी और यूक्रेन से मुलाकात की। यह सप्ताह के दौरान हुआ और फिर सप्ताहांत में लगभग सभी पक्षों के बीच कई बैठकें हुईं। यूक्रेनी और यूरोपीय पक्ष मियामी में था। फिर रूसी पक्ष था जिसकी अगुवाई किरिल दिमित्रिएव कर रहे थे। अब हमारे पास अमेरिकी पक्ष है। यूक्रेनी, यूरोपीय और रूसी पक्ष कभी नहीं मिले। अमेरिकी पक्ष ने पहले रूसियों से, फिर यूक्रेनियों और यूरोपियों से मुलाकात की। अब जाहिर है इन बैठकों में बहुत कुछ चर्चा हुई, लेकिन हमें यह नहीं पता कि वास्तव में क्या क्या सहमति बनी। लेकिन हमारे पास सभी पक्षों की रिपोर्ट्स हैं और इसके अलावा हमारे पास बैठकों के खत्म होने के बाद सभी पार्टियों के बयान भी हैं। तो चलिए इन्हें देखते हैं। यूक्रेनी और अमेरिकी पक्ष ने यही बयान जारी किया। आप वीडियो रोककर पूरा बयान पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि बैठकों में कौन था और क्या चर्चा हुई। इन सभी बैठकों के दौरान 4 महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर चर्चा हुई थी। इसमें 20 बिंदु शांति योजना, एक बहुपक्षीय सुरक्षा गारंटी, फिर अमेरिका यूक्रेन सुरक्षा गारंटी और निश्चित रूप से शांति स्थापित होने के बाद यूक्रेन के भविष्य के विकास की योजना शामिल है। यह एक पुनर्निर्माण योजना जैसी है। हमारे पास इन दस्तावेजों का पूरा विवरण नहीं है, लेकिन हमारे पास राष्ट्रपति जेलेंस्की की एक चौंकाने वाली टिप्पणी है, जिन्होंने कहा कि वह वास्तव में यूक्रेन को मिल रही सुरक्षा गारंटियों से काफी खुश हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि योजना के अन्य हिस्सों को लेकर कोई मतभेद नहीं है, लेकिन सुरक्षा गारंटी वाला हिस्सा यूक्रेन के लिए ठीक लगता है, जो निश्चित रूप से एक अच्छी खबर है। लेकिन सुरक्षा गारंटी में जाने से पहले मैं आपको वे बयान दिखाना चाहता हूं जो रूसी पक्षों द्वारा दिए गए थे। सबसे पहले हमारे पास रूसी प्रतिनिधिमंडल प्रमुख किरिल दिमित्रिएव हैं, जिन्होंने दोपहर में यह कहा था। तो यह एक बहुदिवसीय कार्यक्रम था जो हुआ, और बैठकों में से एक के दौरान उन्होंने कहा, यह सुनिए। क्या युद्ध भड़काने वालों ने वार्ता बाधित करने में सफलता पाई? वे नहीं कर सके तो सब ठीक है। सभी बैठकों के समाप्त होने के बाद हमारे पास एक बयान था जो कुछ हद तक रूसी बयान जैसा लगता है, लेकिन इसे
अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकोव द्वारा जारी किया गया था। अब अमेरिकी दूत ऐसा बयान क्यों जारी कर रहे हैं जो रूसी बयान जैसा लगता है? मुझे नहीं पता, पर मुझे यकीन है आप सभी कमेंट्स में इसका मजा लेंगे। और फिर से यह बयान मूल रूप से हमें बताता है कि बैठकों में कौन कौन शामिल हुआ और रूस पूरी तरह से शांति स्थापित करने और फिर से विश्व व्यवस्था में शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे नहीं पता आप लोगों के बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अगर रूस ने 2014 में क्रीमिया का विलय और आक्रमण शुरू नहीं किया होता तो वे अभी भी विश्व व्यवस्था में होते। अगर वे सच में विश्व व्यवस्था में बने रहना चाहते थे तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था जिससे वे बाहर हो जाएं। खैर, चलिए अपनी कहानी जारी रखते हैं। अब जब सारी मीटिंग्स हो गईं तो किरिलो दिमित्रिएव को ये सारे कागजात पुतिन के पास ले जाने थे और पता करना था कि रूसी पक्ष का क्या कहना है, क्योंकि आखिरकार रूस में लोग चाहे वे राजनयिक ही क्यों ना हो फैसले नहीं ले सकते, उन्हें मुख्य बॉस के पास जाना पड़ता है। अब अगर मैं सट्टा लगाने वाला आदमी होता तो मैं अपना घर गिरवी रख देता और सब कुछ उसी पर लगा देता। रूस मना करेगा क्योंकि वह पहले ही शांति योजना से इनकार कर चुका है। इससे पहले कि वे उन दस्तावेजों को देखें जिन्हें उन्हें देखना चाहिए। यहाँ पुतिन के वरिष्ठ सलाहकार जैसे उनके सहयोगी हैं। उन्होंने कहा कि अगर यूरोपीय लोग शांति योजना से संतुष्ट हैं तो रूस शायद सहमत नहीं होगा। सुनिए। वह फिलहाल एक व्यापारिक यात्रा पर मियामी में हैं। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर दिमित्रिएव व्यापारिक यात्रा पर हैं और वह कुछ संकेत लेकर लौटेंगे जो अमेरिकियों को यूरोपीय और यूक्रेनियनों से मिले हैं, और हम इन सब पर यहाँ चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्या स्वीकार किया जा सकता है और क्या बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि ज्यादातर प्रस्ताव हमारे लिए उपयुक्त नहीं होंगे, निश्चित रूप से, क्योंकि हम उसी पर टिके रहेंगे जिस पर हमने सहमति बनाई थी, एंकोरेज में और अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ अन्य बैठकों में। ज्यादातर प्रस्ताव यूक्रेनी यूरोपीय हैं। हाँ, जो प्रस्तावित किया गया था वह मुझे काफी गैर रचनात्मक लगता है। दिमित्रिएव शायद वहां से आपको कुछ संकेत पहले ही भेज रहे हैं, है ना? दिमित्रिएव कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वह सोमवार को लौटेंगे और सबसे पहले राष्ट्रपति को अपनी वार्ताओं के नतीजों के बारे में रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम एक ऐसी स्थिति तैयार करेंगे जिससे हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें अमेरिकियों के साथ हमारे संपर्क भी शामिल हैं। मैं कीथ पोस्ट की एक दिलचस्प रिपोर्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। यह बताती है कि इन बंद दरवाजों के पीछे बैठकों में क्या हुआ था। अब इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा लगता है कि रूस वास्तव में शांति योजना के बिंदुओं पर बातचीत करने पर केंद्रित नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य वाशिंगटन और यूरोप के बीच दरार पैदा करना था। रूस ने कहा कि वह इस बात से वास्तव में नाखुश था कि अमेरिका ने बर्लिन में यूरोपीय अधिकारियों के साथ बैठकें की थीं और वे उन सभी बदलावों से भी नाखुश थे जो यूरोपीय बैठकों के बाद इस शांति योजना दस्तावेज में किए गए थे। फिर किरिल ने भी सार्वजनिक रूप से कहा कि यूरोपीय लोग वास्तव में समझौते को आसान बनाने के बजाय शांति की किसी भी संभावना को बर्बाद कर रहे हैं। अब अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो मुझे खुशी होती है कि रूसी लोग निराश हैं। जैसा कि आंद्रेस नील्सन ने हाल ही में अपने वीडियो में कहा था, वह यूट्यूब पर एक भू राजनीतिक विश्लेषक हैं और आपको जरूर जाकर देखना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि जब यूरोप एक महाशक्ति की तरह व्यवहार करना शुरू करता है तो ऐसा नहीं है कि हर कोई खुश ही रहेगा। असल में रूस बहुत परेशान होने वाला है जब यूरोप अपनी ताकत दिखा रहा है। और सोचिए क्या यही तो हो रहा है। हम यह सिर्फ पुतिन की सार्वजनिक टिप्पणियों को देखकर देख सकते हैं, और असल में पिछले कुछ हफ्तों में पुतिन यूरोपीय नेताओं पर काफी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अभी हाल ही में यूरोपीय संघ ने 90 अरब यूरो का पैकेज पास किया है, या लगभग 105 अरब का पैकेज, ताकि अगले 2 सालों तक यूक्रेनी रक्षा बलों को फंडिंग मिलती रहे। पुतिन को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह चाहते थे कि रूसी अर्थव्यवस्था से पहले यूक्रेनी अर्थव्यवस्था गिर जाए। अब जब यह पास हो गया तो उन्होंने गुस्से में यूरोपीय नेताओं को छोटे सुअर कह दिया। उन्होंने यह बात सार्वजनिक रूप से कही थी, सुनिए। हर किसी ने मान लिया था कि वे बहुत कम समय में रूस को तबाह कर देंगे, वे उसे बर्बाद कर देंगे। और यूरोपीय सुअर के बच्चे तुरंत ही इस काम में पूर्व अमेरिकी प्रशासन की मदद करने के लिए शामिल हो गए। वे हमारे देश के पतन से लाभ कमाने की उम्मीद कर रहे थे। पिछले ऐतिहासिक कालों में जो कुछ खो गया था उसे वापस पाने के लिए।
और बदला लेने की कोशिश की। बदला लेने की कोशिश करना। जैसा कि अब यह सभी के लिए स्पष्ट हो गया है, रूस के खिलाफ की गई ये सारी कोशिशें और ये सारे विनाशकारी योजनाएं पूरी तरह से नाकाम हो गईं। और वे पूरी तरह से नाकाम हो गई। एक बात कहूं, मैं अभी द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास पढ़ रहा हूं। अगर मुझे सही याद है, हिटलर दूसरे नेताओं को छोटे चूहे कहता था। मेरा मानना है पुतिन और यूक्रेन दोनों सीख रहे हैं। अब मैं सुरक्षा गारंटी की ओर बढ़ना चाहता हूं। हिटलर इलाके जीतने के बाद नहीं रुका था, पुतिन भी रुकेंगे नहीं। इसी वजह से यूक्रेन इस बात पर बहुत ध्यान दे रहा है कि उसे सही सुरक्षा गारंटी मिले, ताकि वह लंबे समय तक अपनी संप्रभुता बनाए रख सके। सिर्फ एक अस्थायी युद्ध विराम नहीं। और सोचिए, जेलेंस्की वास्तव में यूक्रेन की तरफ से जो प्रस्ताव है उससे बहुत खुश हैं। हाल ही में एक टिप्पणी में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि शांति योजना के लिए दस्तावेजों का मूल पैकेज पहले से ही तैयार है। इस योजना में 20 बिंदुओं की शांति योजना है, जैसा कि हमने बात की थी। और उनके अनुसार भले ही यह पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है, लेकिन सुरक्षा गारंटी के लिए योजना काफी विश्वसनीय लगती है। यह अच्छी खबर है और सौभाग्य है कि जेलेंस्की सुरक्षा गारंटी के विवरण साझा करते हैं कि वह कैसी है। तो चलिए अब इसे देखते हैं। जैसा कि आप में से कई लोगों ने अंदाजा लगाया होगा, 3 अलग अलग प्रकार की गारंटी है। पहली गारंटी यूक्रेनी और अमेरिकी पक्ष के बीच एक गारंटी है। फिर एक यूक्रेनी और यूरोपीय सुरक्षा गारंटी है। आखिरी है यूक्रेनी सुरक्षा गारंटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जेलेंस्की के अनुसार यूक्रेनी सेना को कम से कम 8 लाख सैनिक चाहिए। सिर्फ याद दिलाने के लिए, जो शुरुआती रूसी योजना कुछ हफ्ते या 2 महीने पहले सार्वजनिक हुई थी, उसमें कहा गया था कि यूक्रेन के पास सेना हो सकती है, लेकिन वह 6 लाख सैनिकों तक सीमित होगी। तो अब ऐसा लगता है कि यूक्रेन अपनी सशस्त्र सेनाओं पर एक सीमा स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन वे बस रूस द्वारा प्रस्तावित सीमा से अधिक सीमा चाहते हैं। मुझे लगता है अब यह रूस के लिए बड़ी समस्या नहीं होगी। दूसरी गारंटी यूक्रेन की यूरोपीय संघ सदस्यता है। इसमें कई पहलू हैं जो आर्थिक सुरक्षा और बाजार तक पहुंच देते हैं। यूरोपीय संघ का सैन्य पक्ष भी है, जिसे बहुत लोग, मैं भी नहीं जानते थे। यूरोपीय संघ में सदस्य देशों की संप्रभुता से जुड़ा प्रावधान है। और सोचिए क्या, यह सैन्य दृष्टि से वास्तव में काफी मजबूत है। यह नेटो जितना मजबूत नहीं है, लेकिन यह कुछ तो है। और इन सब के अलावा यूरोपीय संघ की सदस्यता यूक्रेन के लिए और भी कई अन्य कार्यक्रम खोलती है, तो यह एक बहुत बड़ा फायदा है। और यूरोपीय सुरक्षा गारंटी का एक और हिस्सा है जो बिलिंग गठबंधन से संबंधित है। इस गठबंधन में करीब 30 सदस्य और अमेरिका का समर्थन भी है। अब इस समर्थन के विशिष्ट विवरण अभी भी चर्चा में हैं। यानी यह अमेरिकी समर्थन वास्तव में क्या मायने रखता है? क्या इसका मतलब है कि अमेरिका सिर्फ खुफिया जानकारी देगा? क्या वे हवाई रक्षा देंगे? क्या वे हवाई समर्थन देंगे? वे अभी भी विवरण तय कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें अमेरिका भी होगा। इसी वजह से हमें सैनिकों पर चर्चा करनी है। रूस ने साफ कहा है कि वह यूक्रेन में शांति समझौते के बाद भी विदेशी सैनिक नहीं चाहता। और इसका मतलब सिर्फ नाटो सैनिक नहीं है, वे कोई भी सैनिक नहीं चाहते, चाहे वे सैनिक यूके के झंडे के नीचे हों या फ्रांस के झंडे के नीचे या जर्मनी के झंडे के नीचे। वे बस विदेशी सैनिक नहीं चाहते। रूस कहता है कि अगर प्रस्ताव में यह है तो हम शांति नहीं मानेंगे। इसी तर्क का दूसरा पक्ष भी है। यूके, फ्रांस और यहां तक कि जर्मनी ने भी सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर वे अपने सैनिकों को तैनात नहीं कर सकते, यूक्रेन को समर्थन नहीं दे सकते, तो दीर्घकालिक शांति नहीं हो पाएगी। यूरोपीय ये नहीं कह रहे कि वे सैनिक मोर्चे पर भेजना चाहते हैं, क्योंकि वे ऐसा नहीं करना चाहते। वे उन्हें पश्चिमी यूक्रेन में मोर्चे से दूर पर यूक्रेन की सीमा में ही तैनात करना चाहेंगे, जो निश्चित रूप से एक ऐसा मुद्दा बनने वाला है जिस पर शांति प्रक्रिया के आगे बढ़ने के साथ बहुत बहस और बातचीत होगी। अब यह हमें सुरक्षा गारंटी के आखिरी हिस्से पर लाता है, और वह है यूक्रेन और अमेरिका की सुरक्षा गारंटी। यही वह जगह है जहां अमेरिका नाटो अनुच्छेद 5 जैसा प्रस्ताव देता है, जिससे यूक्रेन पर हमला अमेरिका और पश्चिमी गठबंधन पर हमला माना जाएगा। और इसके अलावा इस संधि को वास्तव में सीनेट में अनुमोदित किया जाएगा। अब यूक्रेन इसे पसंद करेगा, क्योंकि इससे सुरक्षा गारंटी और मजबूत होती है। ट्रंप प्रशासन भी देने को तैयार है। यह बड़ा फायदा है। इसका मतलब है कि अगर हम वहां पहुंचते हैं तो यह नया समझौता 1994 के बुडापेस्ट मेमोरेंडम से कहीं ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि बुडापेस्ट मेमोरेंडम तो कार्यकारी आदेश जैसा भी नहीं था।
पर वो तो बस एक कार्यकारी संधि था, है ना? एक बार पुष्टि होने पर संधि बहुत मजबूत होकर पुष्टिशुदा संधियों में शामिल हो जाती है। अब पूरी संभावना है कि अगर संधि सीनेट में वोट के लिए जाती है तो मुझे लगता है कि यह पास हो जाएगी। क्योंकि इसे पास करने के लिए 66 वोट चाहिए, जो साधारण बहुमत से ज्यादा हैं। लेकिन यह भी ऐसा है जैसे सीनेट रूस से संबंधित सभी संधियों या सभी विधेयकों पर जिस तरह से वोटिंग कर रही है उसी पर आधारित है। ऐसा लगता है कि यह पास हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी एक बिल टेबल पर है। वह रूस के लिए प्रतिबंधों वाला बिल है। यह सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा प्रस्तुत किया गया है और 85 सीनेटरों का समर्थन प्राप्त है। अगर मान लें कि सभी सीनेटर यूक्रेनी संधि के लिए भी वोट करेंगे तो यह पास हो जाएगी। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी संभावना है कि यह पास न हो, क्योंकि अजीब चीजें हो जाती हैं। और अगर यह पास नहीं होती तो यह यूक्रेन के लिए बहुत बुरी खबर होगी, क्योंकि वे इस पर काफी हद तक निर्भर हैं। चूंकि हम सीनेट की बात कर रहे हैं, मैं सीनेटर लिंडसे ग्राहम की हालिया टिप्पणी की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह अच्छी टिप्पणी थी कि अमेरिका को क्या करना चाहिए अगर रूस शांति योजना ठुकरा दे, और लगता है वे ऐसा करेंगे। बस देखिए, अगर वह इस बार ना कहते हैं तो मुझे उम्मीद है राष्ट्रपति ट्रंप ये करेंगे। मेरे बिल पर 85 सह प्रायोजकों के साथ हस्ताक्षर करें और टैरिफ लगाएं। चीन जैसे देश जो सस्ता रूसी तेल खरीदते हैं, रूस को आतंकवाद का प्रायोजक घोषित करें, क्योंकि उसने 20,000 यूक्रेनी बच्चों का अपहरण किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन जहाजों को जब्त करें जो प्रतिबंधित रूसी तेल ले जा रहे हैं, जैसे आप वेनेजुएला में कर रहे हैं। यहीं पर मैं आप लोगों को एक चौंकाने वाला इंटरव्यू दिखाना चाहता हूं जो कल ही आया है। उपराष्ट्रपति J.D. वेंस, जो बातचीत के जानकार हैं, ने बताया कि क्या हो रहा है। और इसके अलावा इस इंटरव्यू के कुछ बयानों के आधार पर ऐसा लगता है कि वह पहले से कहीं ज्यादा यूक्रेन समर्थक होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि रूसी लोग इतने निराश क्यों हैं, यह समझ में आता है। आइए इंटरव्यू देखें। उपराष्ट्रपति कहते हैं, मैं उद्धृत करता हूं, मुझे लगता है रूसी डोनेट्स्क पर नियंत्रण चाहते हैं। यूक्रेनियन इसे समझदारी से एक बड़ी सुरक्षा समस्या के रूप में देखते हैं, भले ही वे निजी तौर पर मानते हैं कि आखिरकार वे शायद यह क्षेत्र खो देंगे। लेकिन आप जानते हैं, आखिरकार यह अब से 12 महीने बाद हो सकता है या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। अब यही उद्धरण का अंत है। लेकिन एक और बात जिसका उपराष्ट्रपति ने जिक्र नहीं किया वह यह है कि रूस को जो कीमत चुकानी पड़ेगी वह भी एक तथ्य है। डोनेट्स्क पर कब्जा करने के लिए उन्होंने 12 लाख लोगों की कुर्बानी दी है। खैर, उन्हें डोनेट्स्क के इस हिस्से पर कब्जा करने के लिए लाखों, शायद और भी ज्यादा लोगों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि यह इलाका बहुत मजबूत किलेबंदी वाला है। इसका मतलब है कि रूसी अर्थव्यवस्था को इन वेतनों का खर्च उठाना होगा, उन्हें इन सभी बोनस का भी खर्च उठाना पड़ेगा, और उन्हें उस सैन्य उत्पादन का भी खर्च उठाना पड़ेगा जो इस सेना के पीछे चलता है। यह पुतिन के लिए आसान नहीं है, खासकर जब रूसी अर्थव्यवस्था इतनी बुरी स्थिति में है, तो लोग इसे भूल जाते हैं। यूक्रेन रूसी मानव लहर हमलों को रोकने पर निर्भर नहीं है, बल्कि रूसी अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। बस नालियों में जा रही है, और ईमानदारी से कहें तो यह कुछ ऐसा ही दिखता है। वे अब बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। आइए इंटरव्यू जारी रखते हैं। एक और उदाहरण में वह उन छोटे मुद्दों के बारे में बात करते हैं जो अभी भी बातचीत में मौजूद हैं। वह कहते हैं, मैं उद्धृत करता हूं, जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट किसके नियंत्रण में है? यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। क्या इसे संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जा सकता है? क्या इसे एक या एक से अधिक पक्षों द्वारा नियंत्रित करने की आवश्यकता है? यूक्रेन में रह रहे जातीय रूसी और रूस में रह रहे जातीय यूक्रेनी लोगों का क्या होता है? जो यूक्रेनी लोग रूसी अधिकृत क्षेत्र में हैं लेकिन यूक्रेन में रहना चाहते हैं, उनके लिए यह कैसे संभव होगा? खैर, कई रूसी लोगों ने भी ऐसे ही सवाल पूछे हैं। वे अंत में कहते हैं कि अमेरिका इन मुद्दों को सुलझाने और बातचीत की कोशिश करेगा। मुझे लगता है हमने अच्छी प्रगति की है, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि हम शांति समझौते तक पहुंचेंगे। संभावना है कि हम इसे हासिल कर लेंगे, लेकिन उतनी ही संभावना है कि नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रूस कभी बातचीत से शांति में सच में रुचि नहीं रखता था। इसी वजह से वे यूक्रेन पर लगातार हमला करते रहते हैं और साथ ही साथ बातचीत का नाटक भी करते हैं। वे बस और समय खरीदना चाहते हैं, मतलब वे बस प्रतिबंधों को जितना हो सके टालना चाहते हैं, या अगर संभव हो तो और अधिक प्रतिबंधों से बचना भी चाहते हैं। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे ही रूस शांति प्रक्रिया ठुकराता है या अपनी मांगों पर अड़ा रहता है, हम और कड़े प्रतिबंध लगाएं, क्योंकि रूसी अर्थव्यवस्था, ईमानदारी से कहें तो रूसी तेल की कीमतें पहले ही उस स्तर से नीचे हैं जिसे रूसी तेल क्षेत्रों के लिए लाभकारी माना जाता है।
मतलब रूस हर बार जब वे जमीन से तेल निकालते हैं तो एक तरह से पैसे खो रहा है। तो यही वो वीडियो है जो हमें जरूर बनाना चाहिए और उम्मीद है कि मैं आज ही वो बनाऊंगा। नीचे सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आप भविष्य में वीडियो देख सकें। मेरा नाम सैम है, मैं फिर मिलूंगा। ऐसी वीडियो बनाने की एक समस्या, जहां हम बहुत सारे ड्रोन हमले दिखाते हैं, भले ही वीडियो में कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल नहीं हो रहे हों। YouTube अक्सर हमारी वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित करता है। असल में पिछले हफ्ते हमारी 4 युद्ध से जुड़ी वीडियो डिमोनेटाइज हो गईं। YouTube के अनुसार ड्रोन हमले दिखाना या फ्रंटलाइन की फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं के लिए उपयुक्त नहीं है और इसी वजह से वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है जिसे यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और उसमें जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को कवर करना जरूरी है और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर शुरू किया है। हमने इसे खुद बनाया है, इसलिए हम पर पाबंदी नहीं है। हमें ड्रोन स्ट्राइक, फ्रंटलाइन फुटेज या रूसी एयरबेस की तबाही को ब्लर करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम वास्तव में साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते हैं। इस तरह हमें खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसीलिए क्योंकि विज्ञापनदाता हमारे कवरेज से खुश नहीं है। हम साइट को आपके समर्थन से फंड करते हैं, विज्ञापनों से नहीं। अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमसे जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप पहले से अपलोडेड कंटेंट और भविष्य के सभी वीडियो देख सकते हैं। आप हमारे कवरेज और चैनल को सपोर्ट करेंगे, इसके लिए धन्यवाद। मैं सैम हूं और अगले वीडियो में मिलूंगा।